हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ पॉलिटी पीटी 365। तो थर्ड पार्ट में जो थर्ड पार्ट है दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशन। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट। तो अभी आप हमेशा से जानते हैं कि जो रिवर्स है वो बहुत सारे स्टेट से पास होती हैं। एक रिवर कोई पर्टिकुलर एक स्टेट से पास नहीं होती, कुछ कुछ जो रिवर्स है वो बहुत सारे स्टेट से पास होती हैं, जिनके कारण जो स्टेट्स के बीच में है डिस्प्यूट रिलेटेड टू रिवर कि कितना वाटर उनको जाएगा, कितना वाटर उनको जाएगा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये डिस्प्यूट चलता रहता है। तो मेजर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। तो रिवर ब्यास और सतलज को लेकर स्टेट्स जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में डिस्प्यूट है। नर्मदा को लेकर एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में है, क्योंकि नर्मदा इन चारों स्टेट से पास होती है। फिर मांडेल और मांडोवी और महादई जो स्टेट कंसर्न है उसमें गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र है। कृष्णा रिवर को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका है। पेरियर रिवर को तमिलनाडु एंड केरला, बिकॉज ये दो जगह से पास होती है। कावेरी जो है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, क्योंकि कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। फिर गोदावरी को अगर देखें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। वंशधारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और तो दीज आर द रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो मेजर रिवर वाटर डिस्प्यूट है इन रिवर्स को लेकर है। तो आप एक बार इनके स्टेट ज़रूर याद कर लीजिएगा कि वो रिवर्स जो है कहाँ कहाँ से फ्लो होती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये बनना चाहिए कि कौन सी रिवर कहाँ फ्लो होती है। ओके, तो इसके लिए आपको ये प्लीज़ आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसको एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रिवर वाटर डिस्प्यूट पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सालों से न्यूज़ में रहा है। तो इसलिए कौन से, मतलब आप ये याद कर लीजिए कि रिवर का तो आप ओरिजिन वगैरह ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ही, बट एट द एंड अगर आपको जो याद करना है दैट इज़ वो कौन कौन से स्टेट से पास हो रही है। ठीक है, तो दिस इज़ द मेजर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उन्होंने ज्यूरिडिक्शन डिफाइन किया है गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का और कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का, जो कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उनका एरिया कहाँ तक होगा वो डिसाइड किया है। तो लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। आई होप आपने पढ़ा ही होगा लक्ष्मीकांत में, बट अगर इसमें भी बताया गया है कि 7 शेड्यूल के अंदर जो एंट्री 17 है स्टेट लिस्ट की, वो हमारे वाटर से डील करती है। ओके, जैसे कि वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन हो गया, कैनाल हो गया, ड्रेनेज हो गया, एम्बैकमेंट्स, वाटर स्टोरेज एंड वाटर पावर। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। फिर एंट्री 56 जो है यूनियन लिस्ट की, वो पावर देती है हमारे यूनियन गवर्नमेंट को कि आप इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज जो है उनको डेवलपमेंट और उनको रेगुलेट करिए, जो कि पार्लियामेंट डिक्लेयर करेगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो वो जो है यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। अब आर्टिकल 262 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो भी डिस्प्यूट है रिगार्डिंग इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज के लिए उनका एडजुडिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इंटर स्टेट रिवर वाटर इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है आपने पढ़ा होगा। फिर पार्लियामेंट जो है बाई लॉ वो सुप्रीम कोर्ट और किसी भी अदर कोर्ट को मना कर सकती है कि आप इस ज्यूरिडिक्शन में, मतलब जो भी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसमें आप पार्ट नहीं लेंगे, ऐसा कोई डिस्प्यूट आप डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 262 क्या प्रोवाइड करता है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स। और पार्लियामेंट जो है बाई लॉ, पार्लियामेंट एक लॉ बना के सुप्रीम कोर्ट और किसी भी अदर कोर्ट को मना कर सकता है कि आप ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी इन सब डिस्प्यूट्स में। फिर पार्लियामेंट ने उसके लिए 2 लॉज एनैक्ट किए। पहला है रिवर बोर्ड एक्ट 1956 और दूसरा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट 1956। तो रिवर बोर्ड एक्ट 1956 जो है वो प्रोवाइड करता है कि आपको रिवर बोर्ड्स जो है वो इस्टेब्लिश करने हैं रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए, जो भी इंटर स्टेट रिवर्स है। और वो कौन इस्टेब्लिश करेगा, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ कंसर्न स्टेट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रिवर बोर्ड्स इस्टेब्लिश करेगी किसके रिक्वेस्ट में, स्टेट के रिक्वेस्ट में। फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक ट्रिब्यूनल सेटअप करे जो इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट है उनको एडजुडिकेट करने के लिए, और उनका जो डिसीजन होगा ट्रिब्यूनल का वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा पार्टीज पे। अगर कोई डिसीजन उन्होंने लिया तो वो बाइंडिंग होगा। अब इंटर स्टेट रिवर जो भी हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके चेयरमैन और मेंबर्स जो होंगे वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के, वो नॉमिनेट कौन करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करेंगे।
ओके, तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। रिसेंटली क्या हुआ है कि इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल आया है 2019, जो कि लोकसभा ने अभी पास कर दिया है। वो जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म जो है उसको रिप्लेस करेंगे अंडर द एक्ट, और क्या सेटअप करेंगे, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी सेटअप करेंगे और एक सिंगल परमानेंट ट्राइब्यूनल बनाएंगे सारे डिस्प्यूट को लिए। ये नहीं कि कावेरी के लिए अलग होना चाहिए, उसके लिए अलग, तो एक सिंगल डिस्प्यूट परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाएंगे जो कि सारी चीज़ों को देखेगा। ओके, सो दिस इज द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, आई होप इट इज क्लियर। कुछ ये इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन्स हैं एंड रूल्स हैं रिगार्डिंग टू वाटर डिस्प्यूट, तो आप एक बार इनके नेम्स जरूर पढ़ लीजिएगा, इतना ज़रूरी नहीं है पढ़ना, बट नेम आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत आपको वो ध्यान में रहेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। तो अगर इंडिया की बात करें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, तो असम और मेघालय गवर्नमेंट ने अभी एग्री किया है कि वो लॉन्ग पेंडिंग जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसको सेटल करेंगे एटलीस्ट इन 6 एरियाज, जहाँ 6 एरियाज में वो सेटअप करेंगे। तो क्या क्या कहाँ कहाँ है बॉर्डर डिस्प्यूट, हम पहले वो देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जो है उनमें उनमें जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है ओवर सरचू लाइंग अलोंग ले मनाली हाईवे। फिर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में ओवर परवानो रीजन नियर पंचकुला। गुजरात और राजस्थान के बीच में है मगध हिल को लेकर, और हरियाणा और पंजाब के बीच में है ओवर चंडीगढ़। एंड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ने बहुत सारे मेन लैंड बाउंड्रीज को लेकर है, एंड ओवर कनिका सैंड आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कनिका सैंड आइलैंड कहाँ है, तो दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ओके, फिर और जो डिस्प्यूट्स हैं वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटका जो है ओवर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट को लेकर जो है, क्योंकि ये बॉर्डर पे है, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे आ रहा है इसलिए है। फिर कर्नाटका और केरला को लेकर कसरगांव को लेकर जो है कर्नाटका और केरला में जो है वो डिस्प्यूट्स है। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमारी ग्रीन वो बनी है वो एक्टिव वाटर डिस्प्यूट है, और जहाँ पे भी जो ब्लैक लाइन बनी है दैट इज डॉर्मेंट वाटर डिस्प्यूट। डॉर्मेंट वाटर डिस्प्यूट मतलब एक्टिव वाटर डिस्प्यूट मतलब अभी करेंटली में चल रहे हैं, डॉर्मेंट मतलब वो पहले चल रहे थे बट अभी नहीं चल रहे। तो जैसे कि आपने वॉल्केनोस भी पढ़े होंगे, एक्टिव एंड डॉर्मेंट वॉल्केनोस, तो उसी टाइप से आप याद कर सकते हैं कि एक्टिव जो वाटर डिस्प्यूट है जो अभी चल रहे हैं, डॉर्मेंट जो है जो पहले चल रहे थे। ठीक है, तो अभी मेघालय गवर्नमेंट ने वो किया है। तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो मेघालय जो है वो आसाम से काट कर बनाया गया है, आसाम से ही बनाया, मतलब आसाम पहले पूरा आसाम था, उसके बाद उससे मेघालय अलग किया गया और मेघालय को फुल फ्लेज स्टेट बताया गया 1972 में। विथ ओवर 884 किलोमीटर बॉर्डर है उनकी, जहाँ पे 12 पॉइंट पे डिस्प्यूट है, दोनों स्टेट के बीच में 12 पॉइंट पे डिस्प्यूट है, जो कि लंगफी, बोको एटसेट्रा, कामरूप मेट्रोपॉलिटन एंड हिलाकांडी डिस्ट्रिक्ट को लेकर। ठीक है, ये डिस्प्यूट्स जो है वो मेघालय गवर्नमेंट के रिफ्यूज़ल की वजह से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि मेघालय गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969। तो मतलब उन्होंने बोला था कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो डिसीजन है वो फिर उसके बाद द रिसेंट डिसीजन जो है, जो अभी उन्होंने बोला कि वो सेटल करेंगे डिस्प्यूट, वो इसलिए सेटल करेंगे क्योंकि स्पेशल रीजनल कमिटीज़ जो है दोनों स्टेट ने फॉर्म की थी इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो इसलिए जो है ये डिस्प्यूट ख़त्म करना होगा। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन और इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन है इंडिया हमारे वर्ल्ड का, और प्रेजेंट डे इंडियन यूनियन जो है वो 550 प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश टेरिटरी से बना है। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कमीशन आई 1953 में, उन्होंने इंडियन टेरिटरी को डिवाइड किया 14 स्टेट्स में और 6 यूटीज में डिवाइड किया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, और भी अदर बेसिस थे। फिर अगर टुडे बताएं तो बहुत सारे सब्सिक्वेंट रीऑर्गेनाइजेशन हुए। तो इंडिया का जो है अभी जो इंडिया का वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दैट इज 28 स्टेट है एंड 8 यूटीज है। ये डिवीजन जो है इज नॉट विदाउट क्रैक इन सर्टेन बॉर्डर्स। ठीक है, तो ये हमारे डिस्प्यूट्स है, कुछ हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। ओके, इट इज क्लियर आई होप। नाउ लेट्स कम टू द 7th शेड्यूल। ठीक है, तो 15th फाइनेंस कमीशन, ये न्यूज़ में क्यों है 7th शेड्यूल? 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि 7th शेड्यूल को रिव्यू करने की ज़रूरत है, बिकॉज इन द वेक ऑफ करेंट चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड पेंडेमिक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए 7th शेड्यूल को हमको रिव्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 7th शेड्यूल है क्या? ठीक है, वो आई होप लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, बट लेट्स सी इन दिस
तो आर्टिकल 246 जो है वो हमारे लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को देते हैं ऑन द सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड, जो भी 7 शेड्यूल के अंदर आते हैं। तो 7 शेड्यूल के अंदर आपको पता है कि पार्लियामेंट तीन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो वो तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं पार्लियामेंट जो है मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स को देते हैं आर्टिकल 246 के अंदर। ब्रॉडली अगर बात करें तो एंट्रीज जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस से जो भी रिलेटेड है वो यूनियन को दी गई है, और एंट्रीज जो लोकल कंसर्न से रिलेटेड है दैट इज गिवन टू द स्टेट्स। ठीक है, एज पर सरकारिया कमीशन कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो सब्जेक्ट ना ही नेशनल इंपॉर्टेंस का है ना ही स्टेट का है, मतलब एक्सक्लूसिवली स्टेट का है, इसलिए वो दोनों के हाथ में दिया गया है, इसलिए कि मतलब दोनों ही रूल्स और रेगुलेशंस लॉज बना सकते हैं। तो इसलिए वो जो है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट वो बहुत ग्रे एरिया है। अब शेड्यूल जो है हमारा 3 लिस्ट को कंटेन करता है। लिस्ट 1 दैट इज यूनियन लिस्ट, जिसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वही बस लॉ बना सकते हैं। ओके, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, रेलवेज एंड बैंकिंग। यूनियन लिस्ट के अंदर अगर बात करें तो 100 सब्जेक्ट आते हैं, बट अभी ओरिजिनली पहले कितने थे, 97 थे। अब लिस्ट 2 जो है वो हमारी स्टेट लिस्ट है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिवली लॉ बना सकते हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर हो गए, पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। स्टेट लिस्ट में अगर बात करें तो 61 नंबर्ड आइटम्स है, ओरिजिनली 66 थे। अब लिस्ट 3 जो आती है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी, जैसे कि एजुकेशन हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गई, क्रिमिनल लॉज हो गए, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गए एंड एनिमल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स आते हैं, 52 आइटम्स आते हैं, ओरिजिनली 47 थे। ठीक है, तो दिस आर द 7 शेड्यूल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू रेशनल बिहाइंड द लिस्ट सिस्टम। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली लिस्ट सिस्टम क्यों बनाया गया है, बिकॉज यूनिटी और इंटीग्रिटी एनहांस करने के लिए। अगर हम स्टेट को कोई भी पावर नहीं देंगे, अगर हमारा इंडिया के पास ही पूरा पावर रहेगा तो इंटीग्रिटी में यूनिटी मेंटेन नहीं रहेगी। दूसरी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, आई होप इट इज़ वेल अंडरस्टूड। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ऑब्वियसली स्टेट्स को ऑटोनॉमी प्रोवाइड की है। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनेबलिंग रिस्पॉन्सिव governance. Okay, so this is the rationale behind the list system. Okay, I hope it is clear. Now let's come to the borrowing powers of the state government. तो लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर ये टॉपिक मैंने इकोनॉमी में पढ़ाया था। आई थिंक इकोनॉमी वाले सेक्शन में जब मैंने इकोनॉमी का अपडेटेड पार्ट पढ़ाया था तो उसमें मैंने पढ़ाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बोरोइंग लिमिट्स जो है स्टेट की उनको इंक्रीज कर दिया है 3% टू 5% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो आउट ऑफ 5% अगर बात करें तो 1% जो है वो लिंक्ड है कि आप अगर 4 एरियाज में, मतलब कोई भी 4 प्रोग्राम्स में स्टेट जो है अपना टारगेट जो है अचीव कर लेंगे, रिफॉर्म मेजर्स में प्रोग्रेस करेंगे तो उनको 1% और दिया जाएगा। जैसे कि कौन कौन सी स्कीम्स है, 1 नेशन 1 कार्ड, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज। तो पॉलिसी जो है वो स्टेट को इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज जो है बहुत इंक्रीज करें टू अवेल, मतलब जो भी एडिशनल बेनिफिट अवेल करना है अगर उनको। ओवरऑल 23 स्टेट्स अवेल ऑफ एडिशनल बोरोइंग ऑफ रुपीज 1.06 लाख crores. Okay, सो दिस इज द बोरोइंग पावर्स। नाउ लेट्स कम टू डू यू रिमेंबर। अगर बात करें इसमें तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003 का एक्ट है, जहाँ पे वो गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि उनको फिस्कल डेफिसिट जो है वो रिड्यूस करना है। तो आप प्लीज़ मुझे फिस्कल डेफिसिट बताइएगा होता क्या है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूरे आंसर्स दे रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। और आपको जो भी प्रॉब्लम है वो भी मेरे को डिस्कस कर सकते हैं। और प्लीज़ आप अपने दोस्तों को बताइए कि PT 365 आ रही है, और मतलब आपको अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो दूसरों को भी रिकमेंड करिए कि वो भी पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है कि जो भी एनुअल फिस्कल डेफिसिट टारगेट है उनको सर्टेन कंडीशन में, मतलब सर्टेन कंडीशन में अगर इमरजेंसी आ गई तो फिस्कल टारगेट को अचीव करने के लिए 0.5 मतलब एक एस्केप क्लॉज दिया गया है। तो फिस्कल डेफिसिट इज टारगेटेड एट 6.8% ऑफ GDP इन 2021-22। द गवर्नमेंट का एम है कि आपको फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस करना है 4.5% ऑफ GDP बाय 2025-26। ओके, सो ये है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। प्लीज़ एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बिकॉज इट इज़ गिवन इन द, इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन UPSC आई थिंक। सो
नाउ लेट्स कम टू बोरोइंग पावर्स ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर बात करें तो आर्टिकल 292 के अंदर बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, मतलब उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो बोरो कर सकते हैं कहीं से भी, बट पार्लियामेंट जो है लिमिट सेट करेगा कि आपको कितना बोरो करना है कितना नहीं करना है। अब स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट के पास लिमिटेड पावर है बोरो करने की, बट स्टेट लेजिस्लेचर उसमें लिमिट करेगा चीज़ें। फिर टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई भी टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो बोरो डोमेस्टिकली भी मतलब लोन ले सकते हैं एंड अब्रॉड से भी ले सकते हैं, बट स्टेट जो है वो सिर्फ डोमेस्टिकली ही लोन ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर इट। तो स्टेट जो है कहाँ से सिर्फ डोमेस्टिकली ही लोन रेस कर सकते हैं। अब अदर रिस्ट्रिक्शन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर स्टेट के ऊपर है। स्टेट जो है वो तभी वहीं से बोरो कर सकते हैं अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। और अंडर आर्टिकल 293 के अंदर दिया है कि स्टेट जो है वो बोरोइंग जो है लोन जो है वो बाहर से रेज नहीं करेंगे बिना सेंटर के कंसेंट के। अगर वो लोन जो है अगर वो कोई भी लोन उनको बचा है पे करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो वो जो है बाहर कोई भी बोरोइंग जो है मतलब कोई भी लोन जो है वो रेज नहीं करेंगे बिना सेंटर के कंसेंट के। ओके, सो दिस इज द बोरोइंग पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है उसके बारे में देखते हैं। तो अभी स्पेशल असिस्टेंस मेजर जो है एक्सटेंड कर दिया गया है आंध्र प्रदेश को, क्योंकि इन ल्यू ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, तो स्पेशल असिस्टेंस मेजर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। स्पेशल असिस्टेंस मेजर जो है वो मेजर होता है जिसमें आप लोन और इंटरेस्ट को रीपेमेंट के लिए कुछ प्रोवाइड करते हो फॉर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो भी साइन किया है स्टेट ने 2015 से 2020 तक के बीच में, अगर स्टेट ने कोई भी स्पेशल एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट साइन किया है तो उसके लिए आप लोन और इंटरेस्ट को रीपेमेंट के लिए थोड़ा टाइम देते हो। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है हम पहले देख लेते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था और वो सेंटर क्लासीफाई करता है कि कौन सा स्टेट जो है हमारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आएगा, और उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेजेस लाइक हिली टेरेन्स होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए और नॉन वायबल स्टेट फाइनेंसेस होने चाहिए। तो 14 फाइनेंस कमीशन ने अभी रिस्ट्रिक्ट किया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है सिर्फ आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और 3 हिली स्टेट्स को देंगे। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं एंड 3 हिली एरियाज दैट इज हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन लोगों को। ठीक है, अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 90% जो भी है स्टेट एक्सपेंडिचर वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए और एक्सटर्नल एड, और रेस्ट जो 10% है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट 0 इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो उनको इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ता। और अनस्पेंट मनी है, जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में मनी दिया गया है अगर अनस्पेंट है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल के लिए। और स्टेट्स जो हैं जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाता है कि उनको कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पे करना है, इनकम टैक्स नहीं पे करना है और अदर टैक्स भी नहीं पे करना है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के उन एरियाज में, इसलिए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आई होप इट इज क्लियर। तो उनको एग्जेम्पशन भी दिया जाता है, उनको बहुत सारे टैक्स नहीं पे करने पड़ते, जो अनस्पेंट मनी है वो लैप्स नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट 90% ऑफ द एक्सपेंडिचर बियर करती है और 10% जो है एज अ लोन देती है, बट उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेती। ओके, सो और अभी 14 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देना है और 3 हिली एरियाज को देना है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ओके, नाउ लेट्स कम टू इनर लाइन परमिट। तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि ILP हटाना है फॉर ऑल इंडियन नेशनल्स, मतलब सारे इंडियन नेशनल जैसे कि विजिट कर सके हमारे यूनियन टेरिटरीज़ को, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ में क्योंकि टूरिज़्म बूस्ट करना है और इंडिया की सोवेरेनिटी बढ़ानी है। तो फॉर इनर लाइन परमिट सिस्टम क्या होता है? इनर लाइन परमिट सिस्टम एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है कि कोई भी पर्सन अगर आ रहा है बाहर से, कोई भी इंडियन सिटीजन, मतलब इंडियन सिटीजन्स की बात करें, नॉट फॉरेनर्स, इंडियन
इंडियन सिटीजन अगर कोई बाहर से आ रहा है हमारे स्टेट में ट्रैवल करने, तो उनको IPL दिया जाता है, इनर लाइन परमिट दिया जाता है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, और ये सिस्टम अगर बात करें इनर लाइन परमिट सिस्टम, तो वो अभी 4 स्टेट में है नॉर्थ ईस्टर्न के। अमन से याद कर सकते हैं, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। तो अमन से याद कर लीजिए कि 4 स्टेट में, अमन इज अ निमोनिक्स, एक सिंपल निमोनिक्स है, तो अमन स्टेट में इनर लाइन परमिट सिस्टम है। अब फॉरेनर्स जो है, अगर फॉरेनर्स को विजिट करना है इन प्रोटेक्टेड एरियाज में, तो उनको फिर मतलब लद्दाख में बोला है कि अगर फॉरेनर्स विजिट करेंगे तो उनको फिर भी परमिट लेने की ज़रूरत है, जिसकी वैलिडिटी उन्होंने एक्सटेंड करके 7 डेज से 15 डेज कर दी है। अब इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है ये यूज़ किया जाता है इंडिया में इंडिजीनियस जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी, जो रहती हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट जो है उनको रेगुलेट करे और उनका जो भी मूवमेंट है उनको रेगुलेट करे और उनको मॉनिटर करे। कॉन्सेप्ट जो है ये कब आया, जब बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आया 1873 में, जब ब्रिटिश ने एक रेगुलेशन फ्रेम किया कि उन्होंने एंट्री जो है बहुत सारे आउटसाइडर्स की रेगुलेट कर दी, रिस्ट्रिक्ट कर दी कि इन एरियाज़ में आप नहीं आ सकते। और ये इसलिए किया था क्योंकि जो हमारे क्राउन्स थे उनका ओन कमर्शियल इंटरेस्ट था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो भी हमारे अदर इंडियंस हैं उनको ट्रेड ना करने देने के लिए, इसलिए ये जो है ब्रिटिश लाए थे। सॉरी, तो ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए लाए थे, बट अभी जो है हमको इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमने ये लाया हुआ है। ठीक है, तो अमन 4 स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड में। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। अब हमको पता है कि स्टेट का फॉर्मेशन, स्टेट का किसी भी एरिया को चेंज करना, स्टेट की कैपिटल चेंज करना, इट इज़ ऑल अबाउट, मतलब सारी जो पावर्स है वो पार्लियामेंट के पास है, बट न्यू डिस्ट्रिक्ट फ्रेम करना वो किसके पास है, हम वो देख लेते हैं। तो रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने मरेल कोटला नाम का एक डिस्ट्रिक्ट फेस बनाया है, 23rd डिस्ट्रिक्ट है जो स्टेट का। ये पावर जो है कि डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है और उसको एबॉलिश करना है, तो वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, या तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू कर सकता है, या अगर स्टेट को अपने मतलब स्टेट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना चाहता है या फिर रेलवे स्टेशन का, तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा, किनसे, किसी भी मिनिस्ट्री से, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस हो गई, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गए, तो इन सब से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज करना है तो वो पूरा स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। ओके, बट अगर हम बताएं कि न्यू स्टेट को फॉर्म करना है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो ही एक स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं या फिर अलग कर सकते हैं, और उसी को हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। तो बेसिस जो होगा वो रीऑर्गेनाइजेशन का, वो लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, एथनिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है। न्यू स्टेट्स जो है वो क्रिएट होते हैं अंडर आर्टिकल 2, 3 एंड 4। इन दिस रिगार्ड प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज वेरी रिक्वायर्ड। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मतलब प्रेसिडेंट जो है पहले रिकमेंड करेंगे स्टेट असेंबलीज़ को, स्टेट असेंबलीज़ के पास भेजेंगे कि आप व्यू दीजिए कि आपको चेंज करना है या नहीं, बट उसके स्टेट भले रिव्यू दे या नहीं दे, पर पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एक्ट अपॉन द व्यूज़ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट खुद क्रिएट कर देते हैं। अब नो सच लॉ एज अफोशीट सेल बी डीम टू बी एन अमेंडमेंट टू दिस अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी जो इसके अंदर, मतलब अगर आपको नेम चेंज करना है, आपको एरिया चेंज करना है, मर्ज करना है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, तो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आते ये। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल आपको पता है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज। जो 4 शेड्यूल एरियाज हैं हमारे 6th शेड्यूल के, कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये न्यूज़ में क्यों है कि एमपी जो है लद्दाख के, उन्होंने डिमांड किया है कि हमारा जो लद्दाख है उसको भी 6th शेड्यूल में इंक्लूड करिए। 6th शेड्यूल एरियाज जो है एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरियाज़ का, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो आते हैं अंडर आर्टिकल 244 क्लॉज 2। ये अलाउ करता है कि आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और काउंसिल्स को कॉन्स्टिट्यूट करिए जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी होती है अपने लैंड को सेफ गार्ड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए। तो ये होता है 6th शेड्यूल। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि ये दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत ने आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिफ्यूज़ किया है कि वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी परमिशन, ये क्यों वेस्ट बंगाल, एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अभी परमिशन ली है कि उनको डीजीपी अपॉइंट करना है बिना यूपीएससी की परमिशन के। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये रिफ्यूज़ कर दिया। तो आपको पता होगा कि पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है। अभी हमने 7th शेड्यूल पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि पुलिस जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट था उनका, प्रकाश सिंह केस जजमेंट 2006,
जो कि 2018 में मॉडिफाइड हुआ। तो उन्होंने बोला कि स्टेट्स को अगर डीजीपी के नेम सेंड करने हैं, तो मतलब डीजीपी अगर सेलेक्ट करना है तो डीजीपी के नेम्स जो हैं वो यूपीएससी को उनको सेंड करना पड़ेगा, जो कि 3 कैंडिडेट्स के नेम ढूंढे निकालेगी एलिजिबल कैंडिडेट्स के बेस्ड ऑन सीनियरिटी एक्सपीरियंस, और वो उसके बाद वही डीजीपी अपॉइंट होंगे। स्टेट गवर्नमेंट देन सेलेक्ट कोई भी टॉप 3 कैंडिडेट सेलेक्ट करेगी, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट जो है मैक्सिमम उनकी मिनिमम जो है 6 मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट हो, ठीक है, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये हो गए हमारे डीजीपी। अब प्रकाश सिंह एंड ओआरएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो कोर्ट ने अभी 7 डायरेक्टिव्स निकाले हैं। इसमें प्रॉब्लम्स मतलब जो भी आप नहीं वो करते उसके कारण, क्योंकि पॉलिटिसाइजेशन होता है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, सिस्टमिक वीकनेस दैट रिजल्टेड इन पुअर ऑल राउंड परफॉर्मेंस एंड रिजल्टेड इन पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन विद द पुलिसिंग, ठीक है। तो यूपीएससी का रिकमेंडेशन जरूरी है। नाउ लेट्स कम टू 7 डायरेक्टिव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है, और डीजीपी का जो है फिक्स्ड 2 ईयर टेन्योर होना चाहिए, 2 ईयर टर्म होना चाहिए। एसपी और एसएचओस का सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एंड लॉ एंड ऑर्डर होने चाहिए फंक्शंस। सेटअप पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, सेटअप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटीज एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड सेटअप नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट सेंटर लेवल। तो दीज आर द 7 डायरेक्टिव्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 51 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो ये क्यों न्यूज़ में है कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जो है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने नोटिस मतलब जो भी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने नोटिस भेजा था सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं। उन्होंने बोला कि जो सेक्शन प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन फॉर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन गिवन बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अंडर द एक्ट। मतलब उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी रिफ्यूज़ करता है इनके ऑर्डर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है, स्टेट गवर्नमेंट जो देती है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो देती है, तो उनके ऑर्डर्स को अगर कोई भी रिफ्यूज़ करता है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, और 2 years इम्प्रिजनमेंट दिया है इन अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हो कोई भी ऑर्डर्स। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ जो है वो सेटअप कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेटअप करती है, जो कि सारे पावर रिलेटेड स्कीम्स को चेक करते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है पावर रिलेटेड उनको चेक करते हैं। अब कमिटीज़ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, अदर एमपीज होते हैं जो कि को चेयरपर्सन होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है वो मेंबर सेक्रेटरी होता है। सारे स्टेट और यूटी जो है वो नोटिफाई करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटी जो है वो सेटअप होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ये किया जाता है इसलिए क्योंकि जो भी हमारे पीपल हैं जिनको भी प्रॉब्लम होती है कि उनको भी पावर सेक्टर में रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेटअप किया जाता है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो पावर सेक्टर में है दैट इज दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना दैट इज सौभाग्य स्कीम, ठीक है। तो रिसेंटली कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कि ₹3.03 ट्रिलियन रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए दिया जाएगा, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी स्कीम है। इसका एम क्या है कि ये ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, जो आपको पता होगा कि हमारे डिस्कम्स को ज़्यादा आजकल फाइनेंशियल वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि फेल हो रहे हैं वो लोग, तो इसलिए उनको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, सारे डिस्कम्स और पावर डिपार्टमेंट को एक्सक्लूडिंग पावर प्राइवेट सेक्टर डिस्कम्स को इससे एक्सक्लूड किया है। याद रखिएगा कि पावर सेक्टर जो डिस्कम्स है, प्राइवेट सेक्टर जो डिस्कम्स है, उनको एक्सक्लूड किया गया है। और रिजल्ट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिस्कम, मतलब आप जितना अच्छा रिजल्ट देंगे उतना ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द जुडिशरी पार्ट, ठीक है। तो जुडिशरी पार्ट में आता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो है वो मैंने आई थिंक पढ़ाया है पॉलिटी वाले सेक्शन में, पहले भी मंथली मैगजीन में पढ़ाया है, तो आपको ये मैं थोड़ा सा वैसे कवर करती हूँ। तो रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि जो भी हमारा रूल ऑफ लॉ है, द स्टोरी ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारी स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की तरह है, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रूल ऑफ लॉ जो है क्या, पहले वो पढ़ते हैं फिर इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एवी डिसे, रूल ऑफ लॉ मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी जो है हमारे लॉ की होनी चाहिए,
जो कि हमारी अथॉरिटी है, जो लॉ मेकिंग पावर है, उनकी एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी नहीं होनी चाहिए। जो भी लॉ बनता है वो हमारी एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी होनी चाहिए, मतलब वही जो है सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। ओनली अ स्टेट दैट इज गवर्न बाई लॉ इम्बाइबिंग आइडियल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी दैट हैव रूल ऑफ लॉ। द ओरिजिन जो है रूल ऑफ लॉ का अगर बात करें तो वो बहुत एंशियंट रोमन टाइम से ट्रेस बैक हुआ था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक, और बहुत सारे यूरोपियन जो हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने भी इसको बोला था। और इंडियन फिलोसफर्स जो हैं जैसे कि चाणक्य हो गए, उन्होंने भी रूल ऑफ लॉ थ्योरी को बताया था। और बहुत सारे स्टेट्स जो हैं रूल ऑफ लॉ से ही गवर्न होते हैं, ना कि रूल बाय लॉ से। बिकॉज क्या होता है कि नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो पीपल इलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही जो है लॉ बनाते हैं, और फिर अगर उनको ही हम ऊपर रखेंगे तो हमारे लॉ का कोई मतलब नहीं है। दैट्स वाई हमारा लॉ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सो द एक्सप्रेशन रूल ऑफ लॉ अगर बात करें तो वो डिराइव्ड है हमारे फ्रेंच फ्रेज से, दैट इज ला प्रिंसिपल डे लेगलिटी, दैट मीन्स अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। तो गवर्नमेंट जो है हमारी लॉ के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, तो वो हो गया हमारा रूल ऑफ लॉ। अब 3 प्रिंसिपल्स हैं हमारे रूल ऑफ लॉ के, दैट इज सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। तो कोई भी मैन जो है जब तक वो लॉ को ब्रीच नहीं करेगा तब तक उसको मारा नहीं जाएगा, अगर लॉ को तोड़ेगा तभी वो पनिशेबल होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो कोई भी मैन जो है वो लॉ के ऊपर नहीं है, भले वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा रिजल्ट है, जो भी हमारे इंडिविजुअल्स को राइट्स प्रोवाइडेड है, जो भी हमारे लॉ में डिफाइंड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका रिजल्ट है। दैट इज द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। अब व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ? तो ऑब्वियसली सोशल जस्टिस को प्रमोट करना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करना, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, कंस्ट्रेंट्स ऑन आर्बिट्री यूज ऑफ पावर, की मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऐसे ही कोई भी पावर यूज ना करे, एंड प्रिजर्व्स डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंस हो गए। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। तो इन एसेंस अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे अनलिमिटेड पावर जो है गवर्नमेंट को, जो भी हमारी सुप्रीम पावर, मतलब जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमारे लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, उनको अनलिमिटेड पावर नहीं देती है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो भी उनके पास पावर है उनको कंट्रोल करना। और रूल बाय लॉ का मतलब है कि जो भी हमारी सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है वही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ जो है अपहेल्ड की, जो हमारे जस्टिस और इक्विटी है उन सबको प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारे इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोवाइड करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर रूल बाय लॉ की बात करें तो ये दोनों एथिकल और अनएथिकल लॉस को दोनों को ही मिला के बना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एपरथाइड जो रिजीम है साउथ अफ्रीका में, वो जो है जस्टिफाइड है बिकॉज वो लॉ वहाँ के पार्लियामेंट ने, वहाँ के जो भी सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उन्होंने बना दिया है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ। नाउ लेट्स कम टू की प्रिंसिपल्स दैट एम्फसाइजेस द रूल ऑफ लॉ। तो सबसे पहली बात, लॉ मस्ट बी सिंपल और एसेसिबल होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, राइट टू पार्टिसिपेट इन क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो कि हमारे लॉज को प्रिडिक्ट कर सके। अब रूल ऑफ लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो रूल ऑफ लॉ जो है ये हमारा फाउंडेशनल पिलर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और यहाँ पे डिफरेंट प्रोविजन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंक्लूडेड है। जैसे कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 21 जो है वो हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन के आर्बिट्री जो पावर्स है उनको चेक करते हैं। आर्टिकल 50 ये बोलते हैं कि हमारे जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है उनमें पावर का सेपरेशन होना चाहिए, और फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मैंने पढ़ाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि कोई भी लॉ जो है वो कोर्ट की पावर को ले नहीं सकता, कि वो अपने उसका जो कंटेम्प्ट का पावर है उसको ले नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी पनिश कर सकता है। ओके, तो कोई भी लॉ ऐसा पावर नहीं छीन सकता उनसे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों बोला है? सुप्रीम कोर्ट ड्रू अ डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 129। तो आर्टिकल 142 और 129 जो है ये पावर देते हैं हमारे
मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देते हैं कि हमको कंटेम्प्ट के लिए पनिश करना है, विच कैनॉट बी एब्रिज्ड और टेकन अवे इवन बाय द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट। मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये पावर छीन नहीं सकते, क्योंकि ये पावर जो है पावर को मतलब कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की पावर वो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। वाइल द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ अंडर आर्टिकल 142 इज सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन एज फार एज आर्टिकल 129 इज कंसर्न। 142 क्लॉज 2 की अगर बात करें तो कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेशन ने बनाया है कि उस लॉ के अकॉर्डिंग ही आप उस कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हो, बट अगर आर्टिकल 129 के अकॉर्डिंग बताएं तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऐसा प्रोवाइडेड नहीं है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी कोर्ट की अथॉरिटी को या कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करो, उनकी डिग्निटी को मेंटेन ना करते हुए, तो दैट इज नोन एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर बताएं तो आर्टिकल 261 जो है फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेंशन है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होगा तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 129 एंड 215 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को भी पनिश कर सकते हैं। आर्टिकल 142 क्लॉज 2 में दिया है कि पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश करेगा और किसी भी पर्सन की अटेंडेंस ले सकता है। अब लीगल प्रोविजन की अगर बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, तो याद रखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, बट वो किस में डिफाइंड है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर डिफाइंड है। सिविल कंटेम्प्ट फॉर डिसओबीडियंस ऑफ ऑर्डर और क्रिमिनल कंटेम्प्ट किस लिए होता है, जब आप किसी भी कोर्ट को स्कैंडलाइज करो, कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करो, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और 2000 फाइन लगेगा और कैन नॉट इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पोस्ट 1 ईयर एक्सपायरी ऑफ एलिस कंटेम्प्ट। मतलब 1 साल के बाद अगर किसी ने 1 साल पहले कंटेम्प्ट किया है, अब 1 साल के बाद आप जा रहे हो कि इन्होंने हमारे कोर्ट को डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके लिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में के लिए पनिश नहीं कर सकते। अब एक्सेप्शंस क्या है कि फेयर और एक्यूरेट रिपोर्टिंग आप करोगे जुडिशियल प्रोसीडिंग की, तो उसमें आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगा। फेयर क्रिटिसिज्म करोगे ऑन मेरिट ऑफ जजमेंट, तो उसमें नहीं लगेगा। मेयरली डिफेमेटरी अटैक करोगे जज पे और नॉट इंटेंडेड टू इंटरफेयर इन द प्रोसीडिंग, तो उस पर नहीं लगेगा। और 2006 अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ट्रुथ एज अ वैलिड डिफेंस इफ डन इन अ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आपने ट्रुथ बोला है तो वो भी नहीं होगा। एक्सेप्शंस हैं ये। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड नहीं है, बट हमारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर डिफाइंड है। सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, वो दोनों हमको प्रोवाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं। ओके, कुछ एक्सेप्शंस हैं, 1 साल के बाद आप पनिश नहीं कर सकते। अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो सेंटर ने अप्रूव किया है सारे 9 नाम जो कि सुप्रीम कोर्ट कलीजियम ने रिकमेंड किए थे अपॉइंटमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, इंक्लूडिंग उसमें से 3 विमेंस भी हैं। तो विमेन इन जुडिशरी अगर बात करें तो आपको पता होगा कि लास्ट 71 ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 8 विमेन को अपॉइंट किया है एज अ जज, और सबसे पहली जो थी एम फातिमा बीवी थी इन 1989। तो जस्टिस इंदिरा बनर्जी जो है वो लॉन्ग सर्विंग विमेन जज थी इन द टॉप कोर्ट आफ्टर हर एलिवेशन। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हायर जुडिशरी अगर बात करें तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 217 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमको बताते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो 124 किस में बताता है, सुप्रीम कोर्ट में, एंड 217 किस में बताता है, हाई कोर्ट में बताता है। अंडर बोथ द प्रोविजन अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो अपॉइंट करेंगे जजेस को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स एज प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को जरूरी लगता है। तो इन 3 केसेस अगर बात करें तो 3 जज केस आपने पढ़ा ही होगा। लक्ष्मीकांत में 1981 में आया था, फिर 1993 में और उसके बाद 1998 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कलेजियम सिस्टम इवॉल्व किया था जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो कलेजियम सिस्टम एक सिस्टम है जहाँ पे एक कमिटी बैठती है, जहाँ पे CJI होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, और 3 मेंबर्स होते हैं हमारे हाई कोर्ट के, जो कि हाई कोर्ट के केस में अपॉइंटमेंट में काम बोलते हैं। ये जो है अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर से रिलेटेड जो है डिसीजन वो हमें प्रेसिडेंट को बताते हैं, फिर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं।
वंस द सुप्रीम कोर्ट कलेजियम अगर उन्होंने रिकमेंड दे दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 3 से 4 वीक के अंदर उनको अपॉइंट करना पड़ेगा कलेजियम के डिसीजन पे। और अगर गवर्नमेंट कलेजियम के डिसीजन को मतलब रिटर्न करती है कि आप फिर से देखिए कि आप इन्हीं जजेस को अपॉइंट करना है, और अगर कलेजियम ने दोबारा उनको सेंड कर दिया, दोबारा वही लेटर वही चीज़ें भेज दी, तो गवर्नमेंट जो है बाउंड हो जाती है कि गवर्नमेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, दैट्स वाई आई हैव अंडरलाइंड इट विद अ ग्रीन कलर। सो ये पढ़ लीजिएगा कि कलेजियम की रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, बट एक बार अगर उन्होंने रिटर्न किया कलेजियम ने रिकमेंडेशन अपनी, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग होती है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू एवरेज सेक्स रेशियो। आप देख सकते हैं कि 28% हमारी फीमेल है एंड 72% मेल है। ओके, नाउ लेट्स कम टू रिसेंटली रिलेटेड न्यूज़ में। तो रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने अभी ट्रांसफ़र किया है जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको मेघालय हाई कोर्ट में। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है हाई कोर्ट में आर्टिकल 222 जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि जजेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि कौन करेंगे, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट कर सकते हैं। इनिशियल प्रोविज़न जो है ट्रांसफ़र का वो हमारे CJI बनाएंगे, और कंसेंट जो है जज का ट्रांसफ़र के लिए वो ज़रूरी नहीं है कि आपको, मतलब जज से नहीं पूछा जाएगा जिस जज को ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि आपको ट्रांसफर करें या ना करें, तो उनका कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है। CJI जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब पावर टू सेलेक्ट अपॉइंट एंड ट्रांसफ़र जजेस जो है वो 3 जज केसेस में दिया गया है। जो ट्रांसफ़र है जज का वो प्यूनिटिव मेजर होना चाहिए, ट्रांसफ़र जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होना चाहिए, और ट्रांसफ़र जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट करेगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही ट्रांसफ़र करेगा, किसके रिकमेंडेशन में, किसके कॉन्करेंस में, CJI की कॉन्करेंस में। ओके, सो दिस इज द मद्रास हाई कोर्ट। नाउ लेट्स कम टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रिपेयर किया है, फ्रेश पुश दिया है किसको, कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज जो है आप स्टेब्लिश करिए। लोअर जुडिशरी के जो भी जजेस हैं, लोअर जुडिशरी के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए ऑन द लाइंस ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज। अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की अगर बात करें तो ये एक इनिशिएटिव है जुडिशरी को रिफॉर्म करने की, कि उनको जो है जहाँ पे भी हर जगह हम देखते हैं कि हर जगह का अलग अलग प्रोसीजर है, तो एक सेंट्रलाइज वे में एक प्रोसीजर बना दे, जिसके कारण सारे जजेस जो है, जो रिक्रूटमेंट है जजेस का, उसी के ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के अंदर हो, एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट डिस्ट्रिक्ट जजेस एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ फॉर ऑल द स्टेट। इन सेम वे जैसे UPSC कंडक्ट करती है हमारे सिविल सर्विसेज का वो। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो वेरियस हाई कोर्ट एंड स्टेट सर्विस कमीशन जो है वो एग्जाम को होल्ड करते हैं, एग्जाम करते हैं टू रिक्रूट जुडिशियल ऑफिसर्स। अब बैकग्राउंड जो है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का वो देख लेते हैं। आइडिया जो है सेंट्रलाइज्ड जुडिशियल सर्विसेज का वो 14th लॉ कमीशन ने पहली बार दिया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में उन्होंने आर्टिकल 312(1) को अमेंड किया, और उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक और एक से ज़्यादा सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, जो कि कॉमन होगी यूनियन और स्टेट के लिए। और ये इसलिए दिया गया कि यूनिफॉर्मिटी जो है सिलेक्शन में हम मेंटेन करके रखें, और यंग टैलेंट्स जो है हम उनको जो है अपने जुडिशरी में ला सके। बट 2006 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस, उन्होंने 15th रिपोर्ट निकाली, आइडिया ऑफ पैन जुडिशियल सर्विसेज, पैन इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का निकाला। फिर जुडिशरी व्यूज ऑन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, उन्होंने सेंटर को डायरेक्ट किया कि आपको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को सेटअप करना चाहिए। फिर जस्टिस सेट्टी कमीशन आई, उन्होंने ये रिकमेंड भी किया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, मतलब खुद ही से, कि वो अपॉइंट करेंगे डिस्ट्रिक्ट जजेस को, जो कि सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म से होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये वाला डिसीजन दिया। अब अगर बात करें करंट रिक्रूटमेंट, बात करें हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस की अभी कैसे होता है, तो आर्टिकल 233 जो है और 234 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस के अपॉइंटमेंट से डील करते हैं। सिलेक्शन जो है प्रोसेस वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं, और कंसर्न हाई कोर्ट, अगर क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो जुरिडिक्शन होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, इसलिए हाई कोर्ट को वहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। पैनल ऑफ हाई कोर्ट इंटरव्यू करते हैं कैंडिडेट का एग्जाम के बाद, और उनको अपॉइंट करते हैं। ऑल द जजेस जो होते हैं लोअर जुडिशरी के, वो डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल तक होते हैं और सेलेक्टेड थ्रू प्रोविंशियल सिविल जुडिशियल एग्जाम, और ये कॉमनली उसको जुडिशियल सर्विस एग्जाम भी बोला जाता है। तो करंट रिक्रूटमेंट जो है कौन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कंसर्न हाई कोर्ट जो है वो मिलके गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू ट्रिब्यूनल्स।
तो ट्राइब्यूनल्स की अगर बात करें तो ट्राइब्यूनल्स आपको पता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में है। तो पार्लियामेंट ने अभी ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 2021 पास किया है। अबाउट द एक्ट की बात करें तो उन्होंने ट्राइब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन कंडीशन ऑफ सर्विस जो है ऑर्डिनेंस जो है उसको रिप्लेस किया है। हाईलाइट क्या है कि उन्होंने बहुत सारे एक्ट को डिसॉल्व कर दिया और उनको एक वेरियस एक्ट को एक एक्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया है कि, और ये जो मतलब जो भी जुडिशियल बॉडीज़ हैं उनको एक एक्ट के अंदर, जैसे कि सिनेमेटोग्राफिक एक्ट हो गया, कॉपीराइट कस्टम एक्ट हो गया, पेटेंट एक्ट हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट हो गया, ट्रेडमार्क्स एक्ट हो गया, तो इन सबको एक साथ लाने की बात की है। और जो भी चेयरपर्सन होंगे और मेंबर्स होंगे ट्राइब्यूनल्स के, उनका टर्म जो है वो 4 ईयर्स होगा और अपर एज लिमिट जो है 70 ईयर्स होगी फॉर चेयरपर्सन और 67 ईयर्स होगी अदर पर्सन के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017 का स्ट्रक डाउन कर दिया है, क्योंकि जो भी टेन्योर 4 ईयर्स का प्रोवाइड किया जाएगा, इट वॉज कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंस एंड जुडिशरी। ठीक है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द एक्ट ने स्पेसिफाई किया कि पर्सन को एटलीस्ट 50 ईयर्स का होना ही चाहिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल अगर होना है चेयरपर्सन और मेंबर के लिए तो 50 साल एज होनी ही चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ट्राइब्यूनल्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज ट्राइब्यूनल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या क्या है। तो ट्राइब्यूनल्स की अगर बात करें तो ट्राइब्यूनल्स जो है हमारी क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ये ना तो कोर्ट है ना ही एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की अगर बात करें तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें आर्टिकल 323A और 323B जोड़ा गया है। 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स है और 323B जो है वो अदर मैटर्स के लिए देखते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है वो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों कर सकते हैं, फॉर अदर मैटर्स के लिए स्टेट लेजिस्लेचर कर सकते हैं। और ये गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और पावर जो है सिविल कोर्ट की इनके पास होती है। और ये रिकमेंड किसने किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था ट्राइब्यूनल्स को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। अब आते हैं मीडिएशन बिल। तो मीडिएशन बिल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ADR पढ़ लेते हैं कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होता क्या है। तो ADR ये होता है कि जब भी हम कोई भी केस जो है वो बिना कोर्ट जाए सेटल करें, कोर्ट के बाहर ही सेटल करें, दैट इज अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इसमें जो है इवोल्यूशन, नेगोशिएशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन, ये 4 टाइप के आते हैं सब्जेक्ट्स। तो आर्बिट्रेशन की अगर बात करें तो आर्बिट्रेशन जो है प्रोसीजर होता है जहाँ पे डिस्प्यूट सबमिट किया जाता है। मतलब जो भी मतलब फॉर एग्जांपल मैं और मेरा कोई फ्रेंड, अगर हमारे दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, हम एग्री करेंगे कि हम एक आर्बिट्रर, एक और एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और वो जो है हमें डिसीजन देंगे हमारा डिस्प्यूट सुनने के बाद, और वो जो डिसीजन देंगे वो डिसीजन हमारे ऊपर बाइंडिंग होगा, तो दैट इज नोन एज आर्बिट्रेशन। ठीक है। अब कॉन्सिलिएशन की अगर बात करें तो कॉन्सिलिएशन जो होता है वो वॉलेंट्री और फ्लेक्सिबल और कॉन्फिडेंशियल होता है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल एक न्यूट्रल थर्ड पर्सन को हमने अपॉइंट किया एज अ कॉन्सिलिएटर, वो जो है हमने अपने डिस्प्यूट्स बताए, ठीक है, वो उसका कोई मतलब वॉलेंट्री, वो पार्टीज़ के पास जाएंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, उनको कॉन्सिलिएटर बोला जाता है। व्हेन दे आर रेडी द डिस्प्यूट पार्टीज विल आस्क अ कॉन्सिलिएटर टू प्रोवाइड देम अ नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट प्रोसीजर। मतलब उनका जो कॉन्सिलिएशन होता है, तो कॉन्सिलिएटर जो डिसीजन देते हैं वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, पर आर्बिट्रेशन वाला जो होता है वो दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है। फिर आते हैं मीडिएशन। मीडिएशन एक प्रोसीजर होता है जो कि न्यूट्रल इंटरमीडियरी को अपॉइंट करके होता है, जिसको नाम मीडिएटर बोला जाता है। वो पार्टीज़ को हेल्प करते हैं कि आप म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री सेटलमेंट कर लें, ये नहीं कि अपने डिस्प्यूट कर रहे हैं और सेटलमेंट ना करें। फिर वो सेटलमेंट जो है एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट में रिकॉर्ड होगा। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल जो है मीडिएटर विल रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट प्रपोजल। तो मीडिएटर जो है वो नॉन बाइंडिंग सेटलमेंट प्रपोजल नहीं बनाते हैं, ठीक है। कॉन्सिलिएटर बनाते हैं पर मीडिएटर नहीं बनाते हैं। Okay, I hope it is clear. What is the difference between arbitration, conciliation and mediation? Now let's come to why it is in news. तो अभी बिल जो है रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है राज्यसभा ने, जो कि रेफर किया गया है स्टैंडिंग कमेटी को। अबाउट द बिल की अगर बात करें तो बिल ने बोला है कि हमको प्रमोट करना है और फैसिलिटेट करना है मीडिएशन, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन होते हैं, जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट और अदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। ये प्रॉमिस करते हैं कि एक इफेक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस
फीचर्स बनाएंगे जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एनहांस करेंगे। प्रेजेंटली अगर बात करें तो कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव लॉ गवर्निंग बॉडी नहीं है जो कि हमारे ADR को मैकेनिज्म को पूरी तरह देख सके। अब की फीचर्स क्या है बिल के, तो मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश करना है, मैंडेटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन करना है और सेटलमेंट, और ऑनलाइन मीडिएशन को ड्यू रिकग्निशन देना है, और कम्युनिटी मीडिएशन प्रोवाइड करना है प्रोवाइड करना है। पीरियड ऑफ 180 डेज जो है 180 डेज दिया जाएगा मीडिएशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और मीडिएशन फंड भी दिया जाएगा। तो दीज आर द की फीचर्स ऑफ द मीडिएशन। नाउ लेट्स कम टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी एक विजन और मिशन स्टेटमेंट रिलीज किया है नालसा का और लीगल सर्विस ऐप। तो नालसा क्या है आपको पता है, ये भी मैंने पढ़ा है। नालसा जो है कॉन्स्टिट्यूट हुआ था लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 के अंदर, जो कि फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे किसको, वीकर सेक्शन को, और लोक अदालत जो है ऑर्गेनाइज करेंगे डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। 1976 में गवर्नमेंट ने आर्टिकल 39A और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो यहाँ पे स्टेट को डायरेक्ट किया कि वो जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करें हमारे जो भी पॉपुलेशन है उनको। फिर पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया अबाउट लोक अदालत। अगर बात करें तो ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है जो कि फॉरम है जो कि डिस्प्यूट को सेटल करता है। जो भी कौन से डिस्प्यूट को सेटल करता है, जो पेंडिंग होते हैं कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर और प्री लिटिगेशन स्टेज के अंदर, उनको जो है उन डिस्प्यूट्स को ये रिजॉल्व करते हैं। लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया अंडर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अंदर, और जो भी लोक अदालत जो है जो भी डिसीजन देंगे वो अवॉर्ड बाइंडिंग होगा दोनों कोर्ट पे, मतलब दो पार्टीज पे बाइंडिंग होगा। सिविल कोर्ट की पावर होती है और उनका डिसीजन जो है बाइंडिंग होगा और सारी पार्टीज पे फाइनल होगा। और कोई भी अपील जो है लोक अदालत अगर कोई देता है डिसीजन तो वो जो है उसके अगेंस्ट कोई भी अपील लाई नहीं होगी किसी भी कोर्ट में। और लोक अदालत में कोई भी फी नहीं लगती आपको। इन रिसेंट जजमेंट अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लोक अदालत जो है वो मैरिट पे डिसाइड नहीं करेंगे, जो भी मैटर्स है मैरिट पे उस पे डिसाइड नहीं करेंगे। लोक अदालत जो है वो अगर कोई भी सेटलमेंट फेल हो गया तो लोक अदालत जो है वो केस जो है फिर से कोर्ट में रिटर्न कर देंगे जहां से उन्होंने रेफरेंस रिसीव किया था। अब जो भी पर्सन है फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल हैं वो हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले साल। आई थिंक वो क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से जो पर्सन है वो आते हैं। आई थिंक ट्रांसजेंडर वगैरह दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि विमेन और चिल्ड्रन तो आते ही आते हैं, मेंबर ऑफ SC और STs आते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन आते हैं, विक्टिम्स जो है ट्रैफिकिंग के ह्यूमन बींग्स और बेगर्स आते हैं, मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्राउट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इनके जो विक्टिम्स हैं वो आते हैं, डिसेबल पर्सन आते हैं, पर्सन जो कस्टडी में है वो आते हैं, और पर्सन जिनकी इनकम 5 लाख से कम है एनुअल इनकम, अगर वो केस सुप्रीम कोर्ट अगर केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है तो वो भी इसी के अंदर आते हैं। नोट दैट सीनियर सिटीजन जो है उनको भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाता है, बट वो रूल जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन नहीं है, याद कर लीजिए। तो फ्री लीगल सर्विसेज जो है सीनियर सिटीजन्स को नहीं प्रोवाइड की जाती। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है एक इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट है रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन, दैट इज नोन एज सिंगापुर कन्वेंशन। तो वो जो है इंडिया ने साइन किया है। जो भी CJI है कॉल्ड फॉर प्रिस्क्राइबिंग मीडिएशन एज अ मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप। तो CJI ने बोला है कि मीडिएशन को एज अ फर्स्ट स्टेप लीजिए, और ये UN की पहली ट्रीटी है जो कि सिंगापुर के नाम से बनी है। कन्वेंशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है कि इंटरनेशनल ट्रेड और प्रमोशन करना है हमको मीडिएशन का, ठीक है। और मीडिएशन इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज डिवाइडेड में है, कोर्ट रिफर्ड मीडिएशन एंड प्राइवेट मीडिएशन। कोर्ट रिफर्ड मीडिएशन मतलब ये होता है कि कोर्ट जो है वो पेंडिंग केसेस जो है मीडिएशन के लिए वो रिफर करेंगे इन इंडिया अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। फिर प्राइवेट मीडिएशन जो है क्वालिफाइड पर्सनल वर्क्स जो है एज अ मीडिएटर्स एज अ फिक्स्ड फी बेसिस, ठीक है, तो फिक्स्ड फी बेसिस पे। तो ओके, सो दिस इज द मीडिएशन। नाउ लेट्स कम टू जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोला है कि उसको क्रिएट करना है। तो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी जो है इंडिया की, वो क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी बजटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हमारे जुडिशरी का, उसको हमको कंट्रोल करना है। की फीचर्स क्या है कि ये जो है इस्टेब्लिश किस लाइन पे हुआ है, जो नालसा मॉडल है उस लाइन पे हुआ है, और ये वर्क करेगा एज अ सेंट्रल एजेंसी की तरह वर्क करेगा विथ ईच स्टेट्स, जिनके पास खुद का स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी होगा। नालसा जो है वो फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है
वीकर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी की उनको जो कि और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो पैट्रन ऑफ चीफ होंगे नेशनल जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर प्लेस बनाया गया है, और नालसा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है। अब इसके अंदर बहुत सारे हाई कोर्ट के भी जज होंगे एज अ मेंबर्स, और सब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे। अब अदर स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने के लिए, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस करने के लिए लिया है, तो वो है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फॉर आईसीटी इनेबलमेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, फिर ग्राम न्यायालय ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, फिर डिजिटल गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स भी लाया गया है फॉर डेटा प्रिपेयरनेस। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर जुडिशरी की अगर बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करता है कि आप कोर्ट की बिल्डिंग्स जो है उनको कंस्ट्रक्ट करिए, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स बनाइए फॉर जुडिशियल ऑफिस इन ऑल द स्टेट एंड यूटीज। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली एक्सटेंड कर दिया है स्कीम को फॉर द पीरियड ऑफ 2021 से 26 के लिए। असिस्टेंस जो ग्रांट किया जाएगा अंडर द स्कीम, जिसमें फंड ग्रांट किया जाएगा ग्राम न्यायालय जो स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर जुडिशियल सर्विस एंड लीगल रिफॉर्म्स। ग्राम न्यायालय जो है वो विलेज कोर्ट बोला जाता है उनको, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंदर स्टेब्लिश हुई है। स्पीडी एंड इजी एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। फिर आता है नेशनल मिशन फॉर जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म, वो सेटअप हुआ था 2011 में जस्टिस को इंक्रीज करने के लिए, डिले को रिड्यूस करने के लिए और सिस्टम को अच्छा करने के लिए। ओके, सो दिस इज द जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा CJI जो है पेट्रोन इन चीफ होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, और हमारी जो नालसा है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आती है। नाउ लेट्स कम टू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट केसेस। तो ई कमिटी जो है, इलेक्ट्रॉनिक कमिटी जो होती है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अभी ड्राफ्ट रिलीज़ किया है कि वो रूल्स बनाएंगे कि हमारे जो कोर्ट है वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग हो सके और कोर्ट की रिकॉर्डिंग जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव हो सके। तो अबाउट लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ केसेस अगर बात करें तो इन स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना डिसीजन दिया था कि जो हमारे कोर्ट है उनकी लाइव स्ट्रीमिंग करिए। उन्होंने बोला था लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीजर जो है वो राइट टू एक्सेस जस्टिस है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, और पब्लिशिंग कोर्ट प्रोसेसिंग जो है वो एक्सपेक्ट है हमारे आर्टिकल 129 का, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने, गुजरात हाई कोर्ट ने, उन सब ने लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट कर दिया। की प्रोविजंस क्या है ड्राफ्ट रूल के वो देख लेते हैं। केसेस रिलेटिंग टू मैट्रिमोनी, सेक्सुअल ऑफेंसेस, जेंडर वायलेंस वो लाइव स्ट्रीम नहीं किए जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसका मेन रीज़न है क्योंकि उनकी प्राइवेसी इन्वॉल्व है। और देयर शैल बी डिले ऑफ 10 मिनट्स इन स्ट्रीमिंग, मतलब 10 मिनट की डिले हो सकती है। और अनऑथराइज जो है यूसेज जो है लाइव स्ट्रीमिंग का वो नहीं किया जाएगा, उसके लिए पनिशेबल होगा अंडर इंडियन कॉपीराइट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। ओके, now let's come to other platform to make judiciary more efficient and accessible। तो SUPACE, the Supreme Court Portals for Assistance in Court Efficiency, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जो कि सारे रेलेवेंट फैक्ट को कलेक्ट करेंगे और वो जो है जजेस के पास पहुंचाएंगे। फिर SUVAS, ये एक न्यूरल ट्रांसलेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा वो होता है वो पूरा इंग्लिश में होता है प्रोसीडिंग वगैरह, वो कभी हिंदी में नहीं होता, ना ही किसी अदर लैंग्वेजेस में, तो वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेंगे। SUVAS, ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, ये जो है इसका विजन है कि हमारी इंडियन जुडिशरी को ट्रांसफॉर्म करना है और उसको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कोर्ट्स बनाने हैं। फिर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, दैट इज फास्टर सिस्टम, ये जो है इंश्योर किया गया कि जो भी मतलब दैट अंडर ट्रायल्स आर नॉट मेड टू वेट फॉर days and end behind bars to be released because the certified hard copies of their bail orders were late to reach the prison। मतलब उनको बोला है कि जो अंडर ट्रायल्स है उनको जो है डिले ना हो उनको निकालने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपीज़ जो है जो हमारी सर्टिफाइड हार्ड कॉपीज़ है वो बहुत लेट में पहुंचती हैं, इसलिए उनको भी आप मतलब हमारे इंटरनेट में डालिए, तो मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में डालिए ताकि वो जल्दी से रिलीज़ हो पाए। ओके, नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अगर बात करें तो पावर ऑफ कोर्ट अंडर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 SC/ST एक्ट।
तो ये क्यों है न्यूज़ में? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि कोर्ट ने अभी कुछ ST/SC एक्ट के अंदर जो भी सर्टेन ऑफेंसेस हैं उनको अभी क्वैश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि उसका पावर है अंडर आर्टिकल 142 और हाई कोर्ट का पावर है अंडर सेक्शन 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कि वो कुछ भी ST/SC एक्ट के जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनको क्वैश कर सकते हैं। अब आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है कि आप जो है नेसेसरी और कंप्लीट जस्टिस करिए किसी भी केस में, और सेक्शन 482 जो है वो सेम हाई कोर्ट को पावर देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, पर हाई कोर्ट को सेक्शन जो है कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर का वो देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट किया है बहुत सारी सिचुएशन जहाँ पे वो पावर जो है इन्वोक करेंगे। वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट द ऑफेंस जो है वो प्राइवेट और सिविल नेचर का है, वो कोई भी मतलब हैज़ नॉट बीन कमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ द कास्ट ऑफ द विक्टिम, मतलब कास्ट के लिए नहीं किया गया है। वेयर द कंटिन्यूएशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वुड बी अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब जहाँ पे लॉ को अब्यूज किया गया है। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ST/SC एक्ट वुड नॉट बी कंट्रवीन्ड और डिमिनिश्ड इवन इफ क्राइम इज क्वेश्चन गोज अनपनिश्ड। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर क्राइम जो है बिना कास्ट के बेसिस पे किया गया है तो हम कैसे भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ST/SC एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं ज़रूरी है, आप सीधे पकड़ के ले जा सकते हैं। अब आते हैं अबाउट ST/SC एक्ट। तो एक्ट जो है हमारे प्रोहिबिट करता है कि जो भी ST/SC मेंबर है अगर उनके अगेंस्ट कोई नॉन ST/SC पीपल कुछ बोलता है तो वो जो है उनको पनिश किया जाएगा, और वहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए हैं फॉर ट्रायल्स ऑफ सच ऑफेंसेस, और रिहेबिलिटेशन भी विक्टिम्स को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने बोला है कि नेशनल कोर्ट ऑफ अपील जो है आप बनाइए जो कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर को रिलीज़ करें। आइडिया जो है वो कब आया था? जब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है उस दिन, फॉर द रिवाइवल ऑफ 11-year ओल्ड प्रपोजल टू सेट अप 4 रीजनल नेशनल कोर्ट ऑफ अपील एंड 15 जहाँ पे 15 जजेस होने चाहिए। आइडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही 1986 में दिया था, और फिर लॉ कमीशन भी दिया था। अबाउट द NCA अगर बात करें नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, तो NCA जो है एक इंटरमीडिएट अपीलिएट कोर्ट होगा जो कि स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में काम करेगा, जो दोनों का जो बर्डन है वो कम करेगा। इनमें 15 जजेस होंगे और ये फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरह एक्ट करेगा। जो भी सारे डिसीजन है हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ट्राइब्यूनल से आते हैं तो वो सारे को से डील करेगा विद इन देयर रीजन इन सिविल, क्रिमिनल, लेबर एंड रेवेन्यू मैटर्स। ये जजमेंट जो है इन कोर्ट्स का वो भी फाइनल होगा। हाउएवर एस्टेब्लिशमेंट जो है NCA का वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए वो अभी तक नहीं आ पाया है। अब आते हैं नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। तो गवर्नमेंट ने अभी फॉर्मुलेट की है नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी जो है अंडर कंसीडरेशन है, जिसमें कि गाइडलाइंस को हमको बढ़ानी है, जो कि लिटिगेशन प्रोसेस है उनको रिड्यूस करना है, उनको प्रिवेंट करना है और उनको कंट्रोल करना है। अर्लियर लॉ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी 2010 में, जहाँ पे उनका पर्पस था कि गवर्नमेंट जो है वो प्रीवियस लिटिगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर डिस्टर्ब होता है। अब सिग्निफिकेंस अगर बताएं इसका क्या है, ये जो है हमारे गवर्नमेंट को रिफॉर्म करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिबल लिटिगेंट में, और पॉलिसी जो है वो सेव करेगी बहुत सारे कोर्ट्स का टाइम। ठीक है, जो भी पेंडेंसी केसेस हैं उनको भी रिड्यूस करेगी। अब स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस लिटिगेशन अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ CPSC डिस्प्यूट्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर लिम्स जो है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम लॉन्च किया। ये एक वेब पोर्टल है जो कि लिटिगेशन जो है इंडिया मतलब लिटिगेशन प्रोसेस है उनको मॉनिटर करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स आता है, AMRD, जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल और डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट को रिजोल्यूट करते हैं। फिर कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 वॉज अमेंडेड इन 2018, जो कि प्री इंस्टीट्यूशन मिटिगेशन और मीडिएशन और सेटलमेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ CPSC डिस्प्यूट, AMRCD। ओके, नाउ लेट्स कम टू टेली लॉ। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया है सिटीजन्स टेली लॉ मोबाइल ऐप। टेली लॉ जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का इनिशिएटिव है, जो कि डेवलप किया है डिजिटल इंडिया स्कीम के अंदर, जो भी प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ऐप वर्जन जो है उस सर्विस का वो हेल्प करेगा कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है उन तक वो रीच कर पाए और सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म प्रोवाइड कर पाए। टेली लॉ लेवरेज जो है टेक्नोलॉजी वो बेनिफिशियरी को लॉयर से कनेक्ट करेगी और उनको ग्रीवांस जो है वो जल्दी से
रिड्रेस करेगी। अब आते हैं मार्शल रेप। तो केरला हाई कोर्ट ने अभी अपहेल्ड किया है मार्शल रेप, ऑल्दो नॉट पेनलाइज्ड इन इंडिया इज गुड ग्राउंड टू क्लेम डाइवोर्स। ठीक है, तो मार्शल रेप जो होता है मतलब शादी के बाद जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं उनमें जो मतलब अगर किसी भी पर्सन का कंसेंट नहीं है तो वो एज अ मार्शल रेप कंसीडर किया जाता है। तो वो अभी हमारे इंडिया में पेनलाइज तो नहीं है, बट अभी केरला हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है उनको कि डाइवोर्स के लिए वो बेटर ग्राउंड है। अब सेक्शन 375 जो है इंडियन पीनल कोड का, वो एग्जेम्प्ट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स को बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ ओवर अ 15 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, फ्रॉम सेक्शन 375 डेफिनेशन ऑफ रेप एंड दस ह्यूमनाइजेस सच एक्ट्स फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। मतलब ये एक्ट जो है प्रोसिक्यूशन में नहीं आते। इंडिया जो है ओनली 36 कंट्रीज में से एक है जहाँ पे मार्शल रेप लीगल क्राइम नहीं है। लीगल प्रोविजन अगर वुमेन को बात करें जो अवेलेबल है, सेक्शन 498A डील्स जो है वो डील करता है वुमेन अगर उसका हस्बैंड जो है कोई क्रुएलिटी कर रहा है वुमेन पे, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है 2005 वो भी सेक्सुअल एक्टिविटी को पनिशेबल करता है अंडर इंडियन लॉ। ठीक है, बट हाउएवर मजिस्ट्रेट अंडर द लॉ हैज़ एब्सोल्यूट नो पावर टू क्रिमिनलाइज द एक्ट। मतलब किसी के पास पावर को मतलब क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक्ट को क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते अगर मैन जो है वाइफ को रेप कर रहे हैं, एंड नाइदर मैन को जो है सेंटेंस भी होगा, ना ही इम्प्रिजन्ड होगा। ठीक है, तो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। अब आते हैं मर्सी किलिंग। तो मर्सी किलिंग एप्लीकेशन फॉर 9 ईयर ओल्ड रेज्ड इन आंध्र प्रदेश कोर्ट। यूथनेशिया आपको पता होना चाहिए, दैट मीन्स मर्सी किलिंग ही बोलते हैं। मतलब किसी भी पर्सन रिफर्स टू एक्ट ऑफ पेनलेसली पुटिंग टू अ डेथ ऑफ अ पर्सन। मतलब अगर कोई पर्सन बेड पे पड़ा है, उसको और ज़्यादा तकलीफ है, उसके साथ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मतलब उसको प्रॉब्लम है कि उससे लग रहा है कि हमको मर ही जाना चाहिए, तो मर्सी किलिंग मतलब ये होता है कि उसको पेनलेसली आप मार दो। वो मरने से ज़्यादा मतलब जब तक मरा नहीं है तब तक ज़्यादा पेन में है, अगर मर जाएगा तो उसको पेन नहीं होगा, तो इसलिए मर्सी किलिंग यूथनेशिया उसे ही बोलते हैं। हु इज आइदर वेरी ओल्ड और वेरी इल टू प्रिवेंट फर्दर पेन एंड सफरिंग। ये दो टाइप्स के होते हैं यूथनेशिया, दैट इज पैसिव एंड एक्टिव। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ यूथनेशिया का इंडिया में, तो इन गियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1944 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बोथ असिस्टेड सुसाइड एंड यूथनेशिया जो है दोनों अनलॉफुल है। मतलब सुसाइड भी अगर कर रहे हो और यूथनेशिया भी हो है तो अनलॉफुल एक्ट्स हैं वो। बेंच ने स्टेट इसलिए किया था क्योंकि राइट टू लाइफ जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर ये इसका मतलब ये नहीं कि आप राइट टू डाई भी आपको दिया गया है, मरने का राइट आपको नहीं दिया गया है। द ओवर रूल्ड द पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उन्होंने स्ट्रक डाउन किया सेक्शन 309 इंडियन पिनल कोड का, उन्होंने सुसाइड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। However, later in Aruna Sanbog वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2011 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पैसिव यूथनेशिया जो है उनको नॉट दे देना चाहिए, उनको दे देना चाहिए, मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बता देना चाहिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में और अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ एपेक्स कोड। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी इंक्लूड्स राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट एंड डाई विद डिग्निटी। ये भी इंक्लूड होता है बिकॉज द फंडामेंटल राइट इज टू मीनिंग एग्जिस्टेंस। ठीक है, उसका मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस है, इंक्लूडिंग पर्सन का अगर चॉइस है कि उसको मरना है तो वो मर सकता है विदाउट सफरिंग। अब एक्टिव और एग्रेसिव यूथनेसिया क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इज किलिंग ऑफ अ पेशेंट बाय एक्टिव मीन्स। मतलब एक्टिव तरीके से आप किसी पेशेंट को ख़त्म कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को अगर पेशेंट के कोई बहुत ज़्यादा उसको दर्द है तो आपने एक इंजेक्शन लगा दिया विथ अ लीथल डोज ऑफ ड्रग, तो उसके कारण वो मर गया, तो दैट इज एक्टिव यूथनेशिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मर्सी किलिंग। सो दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक। आई विल स्टार्ट विथ इलेक्शन टुमारो। आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड डू आंसर द क्वेश्चंस ऑल्सो। थैंक यू सो मच।